अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। कल की क्लास से कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं, आप लोग पूछ लें। एक सवाल आया हुआ है, सर रेजिडेंशियल ऑफ अ वैलिड टेंडर के 6 पॉइंट्स कल हो गए थे। हाँ ठीक है, और कोई सवाल? 5-6 मिनट और देख लेते हैं, कुछ स्टूडेंट हो सकता है ज्वाइन कर ले, वरना फिर हम स्टार्ट करते हैं। जब तक आप में से कोई सवाल पूछना चाहे तो वो पूछ ले। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। कोई सवाल नहीं है किसी को तो। अच्छा, कल हमने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस पढ़ लिया था कि हम परफॉर्मेंस की ऑफर करने को हम ऐसे ही कंसीडर करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली परफॉर्म हो गया है और हम उसे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या टेंडर कहते हैं। फिर उसके एसेंशियल एलिमेंट्स हमने पढ़े थे, जो कि 8 थे, जिसमें से 6 हम डिस्कस कर चुके थे। 7वां और 8वां रह गया था। देखिए 7 एलिमेंट क्या, इफ देयर आर सेवरल जॉइंट प्रोमिसेस एन ऑफर टू एनी वन ऑफ देम इज अ वैलिड टेंडर। देखिए, अगर हमने पहले भी बात करी थी कि प्रॉमिस सिंगल भी होते हैं, जॉइंट प्रोमिस भी होते हैं। ठीक है, कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एक से ज्यादा प्रोमिस हो सकते हैं। ठीक है, वहां पे हमने एक और बात करी थी कि तमाम प्रोमिस मिलके ही डिमांड करेंगे परफॉर्मेंस की, अकेले कोई भी प्रोमिस नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात याद है ना आप लोगों को? तो इस तरह की हमारी बातें हुई थी। अच्छा, अब देखें, अगर ए, बी और सी 3 ज्वाइंट प्रोमिसी थे और एक प्रोमिसर था, तो अगर वो किसी एक को भी परफॉर्मेंस करने की ऑफर कर रहा है कि यार मैं आपके पैसे दे रहा हूं फला दिन, ठीक है, तो यहां पे उसको एक वैलिड टेंडर कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि वो अभी ऑफर कर रहा है। लेकिन जब वो एक्चुअल डिस्चार्ज करेगा लाइबिलिटी, एक्चुअली जब पे ऑफ करेगा, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करेगा, तो उस वक्त तमाम प्रोमिजीज का होना जरूरी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, उसको 3,000 रुपए ए बी सी को देने थे, उसने सी को कहा कि मैं तुम्हें 3,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं। यहां तक तो वैलिड टेंडर है, क्योंकि वो ऑफर कर रहा है परफॉर्मेंस की। ठीक है, लेकिन जब वो एक्चुअली पे ऑफ करेगा, तो वहां पे तीनों का होना जरूरी है, तीनों के सामने ही कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा। ठीक है, 8वां पॉइंट है, इन केस ऑफ टेंडर ऑफ मनी, एग्जैक्ट अमाउंट शुड बी टेंडर्ड इन द लीगल टेंडर मनी। टेंडरिंग ए स्मॉलर और लार्जर अमाउंट इज एन इनवैलिड टेंडर। देखें, जब टेंडर ऑफ मनी की बात होती है तो हम कहते हैं कि एग्जैक्ट अमाउंट आपने देना है। अगर आप कम या ज्यादा अमाउंट दे रहे हैं और उसके बाद चेंज वगैरह नहीं है, तो हम उसको नहीं कहते कि भाई ये जो है आपने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर दी। फॉर एग्जाम्पल, आप बस में चढ़े, टिकट है 20 रुपए, आप उसको दे रहे हैं 1,000 का नोट, वो बोल रहा है मेरे पास चेंज नहीं है, तो आप अपनी लाइबिलिटी से डिस्चार्ज नहीं होंगे कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्मेंस करने की अटेम्प्ट दे ली। क्योंकि लीगल टेंडर ऑफ मनी यही है कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट अमाउंट देंगे, ना छोटा अमाउंट देंगे ना उससे बड़ा अमाउंट। जब आप एग्जैक्ट अमाउंट देंगे तो हम उसको कहते हैं कि आपने वैलिड टेंडर परफॉर्म किया। अदरवाइज हम कभी भी नहीं कहते कि आपने वैलिड टेंडर परफॉर्म किया। फॉर एग्जाम्पल, आप कहीं से 10 रुपए की चीज ले रहे हो और उसको 5,000 का नोट दे रहे हो, उसके बाद चेंज नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि भाई मैं तो दे रहा हूं, तुम ले ही नहीं रहे, तो मेरी तरफ से तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस हो गई है, तो मैं तो डिस्चार्ज हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है, आप डिस्चार्ज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वैलिड टेंडर का एक लास्ट एसेंशियल है कि टेंडर हमेशा एग्जैक्ट अमाउंट का होना चाहिए। सेवन ये है कि इफ देयर आर several joint promises
एंड ऑफर टू एनी वन ऑफ देम इज अ वैलिड टेंडर। जब आपके पास एक से ज्यादा जॉइंट प्रोमिसेस होंगे तो किसी भी एक को अगर आप ऑफर करते हैं परफॉर्म करने की तो वो एक वैलिड टेंडर होगा। लेकिन जब आप एक्चुअली उनको पे ऑफ करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपको 3,000 रुपए ए बी सी को देने थे, आपने सिर्फ सी को कहा कि मैं आपको 3,000 रुपए देने के लिए तैयार हूं, तो ये एक वैलिड टेंडर है क्योंकि अभी आप परफॉर्मेंस की ऑफर कर रहे हैं। लेकिन जब एक्चुअली आपको पेमेंट करनी होगी तो उस वक्त इन तीनों का होना जरूरी है, ज्वाइंटली ही आप इनके सामने परफॉर्म करेंगे। ये थे एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड टेंडर। यहाँ पे हम आगे चलते हैं। रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट अ वैलिड, अगर कोई भी वैलिड टेंडर है और आप उसे रिफ्यूज कर देते हैं, ठीक है, तो उसके क्या इफेक्ट आएंगे। द इफेक्ट ऑफ रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट अ प्रॉपर्ली मेड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस इज दैट द कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू हैव बीन परफॉर्म बाय द प्रोमिसर। Tenderer and the promisee can be sued for breach of contract. A valid tender thus discharge the contract. कहते हैं कि अगर एक वैलिड टेंडर हो रहा है और आप उसे रिफ्यूज कर रहे हैं तो उसके क्या इफेक्ट होंगे। उसका बिल्कुल वही इफेक्ट होगा जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया गया। ठीक है, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया गया। वो अलग बात है कि टेंडर और प्रोमिसी एक दूसरे पे सूट फाइल कर सकते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का, वो उनको अलाउ है, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज ही कंसीडर किया जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया, क्योंकि अगले ने आपको एक बिल्कुल वैलिड टेंडर दिया लेकिन आपने फिर भी रिफ्यूज कर दिया, तो इसको लॉ ऐसे ही कंसीडर करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली डिस्चार्ज हो गया है। ठीक है, अब इसकी एक एक्सेप्शन है नीचे लास्ट। टेंडर ऑफ मनी हाउएवर डज नॉट डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट, the money will have to be paid even after the refusal of tender, of course without interest from the date of refusal. In case of a suit, cost of defense can also be recovered from the plaintiff if tender money is proved. देखिए जी, अगर मनी का टेंडर था, किसी को पैसे देने के लिए आपने परफॉर्मेंस दी और उसने मना कर दिया आपको, तो उसको हम, उसमें एक्सेप्शन है कि उसको हम कंसीडर करते हैं कि ये पेमेंट नहीं हुई है। ठीक है, उसको हम कभी भी परफॉर्मेंस कंसीडर नहीं करते, उसकी एक्सेप्शन है कि पैसे आपको बाद में भी देने पड़ेंगे। हाँ, अगर आप टेंडर ऑफ मनी प्रूफ कर दें और अगर वो आप पे देखें, अगर आपको किसी ने 3,000 रुपए देने की ऑफर करी थी, ठीक है, दे रहा था लेकिन आपने नहीं लिए, तो अब उसकी तरफ से तो एक वैलिड टेंडर हो गया वो, लेकिन ये नहीं कह सकता कि अब मैं बाद में आपको नहीं दूंगा। ये है एक्सेप्शन, मनी टेंडर में एक्सेप्शन है, वो आपको बाद में भी देगा, ठीक है, लेकिन विदाउट इंटरेस्ट देगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिफ्यूजल टू द डेट ऑफ पेमेंट, कि रिफ्यूजल की डेट से लेके पेमेंट तक की डेट में वो आपको कोई भी इंटरेस्ट पे ऑफ नहीं करेगा। ठीक है, और अगर उसने आपको ऑफर करी, आपने मना करा, नहीं लिया और उस पर सूट फाइल करा, तो ठीक है, उस सूट को वो आपको पैसे तो देगा, लेकिन उस सूट को डिफेंस करने पे जो भी अमाउंट लगेगा वो भी वो रिकवर करेगा आपसे। टेंडर ऑफ मनी however does not discharge the contract, the money will have to be paid even after the refusal of tender, of course without interest from the date of refusal. In case of a suit, cost of defense can also be recovered from the plaintiff if tender money is proved. ठीक है, कॉस्ट ऑफ डिफेंस भी वो आपसे रिकवर कर लेगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि वो प्रूफ करे कि मैंने एक वैलिड टेंडर दिया था और इन्होंने मुझे मना करा। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर वैलिड टेंडर मनी का है तो कभी भी वो डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कंसीडर नहीं करेंगे, वो आपको बाद में भी पे करना पड़ेगा इवन आफ्टर रिफ्यूजल। लेकिन आफ्टर रिफ्यूजल और पेमेंट की डेट तक कोई भी इंटरेस्ट आप पे ऑफ नहीं करते। फिर नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट और एग्रीमेंट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि एक एग्रीमेंट की सूरत में ही वजूद में आता है, तो एक क्वेश्चन आया है, कॉस्ट ऑफ डिफेंस क्या होती है। जब आप पे कोई सूट फाइल करता है तो आप, लाजमी सी बात है, आप भी वकील हायर करते हैं, जब आप वकील हायर करते हैं तो आप भी पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली कॉस्ट ऑफ डिफेंस है। कॉस्ट ऑफ डिफेंस इस तरह से हुई ना, देखिए, एक वैलिड टेंडर आपको ऑफर हुआ मनी का, आपने रिफ्यूज कर दिया पहले, फिर आपने सामने वाली पार्टी पे सूट फाइल कर दिया, तो जब आपने उस पर सूट फाइल करा तो अब उसका वकील आएगा और वो प्रूफ करेगा कि हमने वैलिड टेंडर ऑफर किया था। तो इन सब चीजों में जो उसके पैसे लगे हैं ना, वो आपसे रिकवर भी करेगा वो पैसे। ठीक है, क्योंकि आप गलत केस फाइल कर रहे हैं ना, वैलिड टेंडर था। ठीक है, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट।
देखिए कॉन्ट्रैक्ट क्योंकि एक एग्रीमेंट के थ्रू वजूद में आता है, इसलिए एक एग्रीमेंट के थ्रू डिस्चार्ज भी हो जाता है। यानी म्यूचुअल कॉन्सेंट, दो पार्टीज मिलती हैं, सेम माइंड होता है, सेम थिंग सेम सेंस होता है, कंसेंट होता है उनका, दोनों मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। तो इसी तरह दोनों मिलके म्यूचुअल कॉन्सेंट से उसको डिस्चार्ज भी कर सकती हैं। तो बाय एग्रीमेंट के थ्रू भी कुछ तरीके हैं जिनके तहत कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाता है, जिसमें पहला है नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नोवेशन आपको पता है, जब कोई नया कॉन्ट्रैक्ट पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर दे, उसकी लायबिलिटीज को सब्स्टिट्यूट कर दे, तो हम कहते हैं कि ये नया कॉन्ट्रैक्ट आ गया। जैसे कि फॉर एग्जांपल ए ने मिस्टर बी को 1000 रुपए देने थे और बी ने मिस्टर सी को 1000 रुपए देने थे। समझ में आई बात? ए ने बी को 1000 रुपए देने थे, बी ने सी को 1000 रुपए देने थे। ठीक है, फिर इन तीनों ने मिलकर ये डिसाइड करा, ए ने कहा यार मैं बी ने कहा मैं ए से लेके सी को दूंगा, तो क्यों ना मैं बी से हट जाऊं और ए डायरेक्ट सी को दे दे, तो भी एक ही बात है, और सी के लिए तो अमाउंट एक ही तरह से, कोई भी चीज चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए एक कॉन्ट्रैक्ट इसमें हुआ हुआ था ए और बी के बीच में 1000 का, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ था बी और सी के बीच में। ठीक है, लेकिन हो क्या रहा है, अब नया कॉन्ट्रैक्ट एक फॉर्म हो रहा है जो कि ए और सी के बीच में हो रहा है, और ए जो है अब डायरेक्ट सी को 1000 रुपए देंगे, बी को ये लोग बीच से हटा रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, एक नए कॉन्ट्रैक्ट से पुराने कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और ये चीज कहलाती है नोवेशन, क्योंकि पार्टीज चेंज हो रही हैं कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है, तो तो जो पुराना कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी और सी के बीच वाला, वो अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ये इसमें लिखा हुआ है, नोवेशन अकर्स व्हेन अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन एक्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट either between the same parties or between different parties, the consideration mutually being the discharge of the old contract. If parties are not changed, then the nature of the obligation must be altered substantially is the new substitute contract for a mere verification of. देखें, अब आगे मैं इस पे मजीद बात करूंगा कि अगर पार्टी चेंज ना हो, सिर्फ आप अमाउंट वगैरह कोई टर्म चेंज कर रहे हैं, मटेरियल टर्म। ठीक है, मटेरियल टर्म मैंने पहले भी बताया था कौन सी होती है मटेरियल, जो कि आपके डिसीजन को इफेक्ट करती हैं, और जो आपके डिसीजन को इफेक्ट नहीं करती वो मटेरियल नहीं इमटेरियल होती हैं, और अकाउंटिंग में भी यही है। ठीक है, तो उसमें फिर वो नोवेशन नहीं कहलाती। तो अब आप देखें तो नोवेशन में हो क्या रहा है कि एक कॉन्ट्रैक्ट था ए और बी के बीच में, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट था बी और सी के बीच में। बी ने कहा मुझे ए से 1000 रुपए लेके सी को 1000 रुपए देने हैं, हम दोनों का भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो उसने कहा यार मैं क्यों ना ऐसा करूं कि हम तीनों साथ में बैठे और ए डायरेक्ट सी को दे दे। तो जब ए और सी ये तीनों आपस में इस चीज पे एग्री हुए, तो अब कॉन्ट्रैक्ट एक आपके पास आ गया ए और सी वाला, तो पुराने दोनों कॉन्ट्रैक्ट को इस नए कॉन्ट्रैक्ट ने सब्स्टिट्यूट कर दिया, और अब पुराने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, वो डिस्चार्ज हो गए। और ये बेसिकली कहलाया है नोवेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब पार्टीज आपकी चेंज हुई। अब नोवेशन में कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपने कंसीडर करने हैं। द फॉलोइंग पॉइंट्स आर आल्सो वर्थ नोटिंग इन कनेक्शन विद नोवेशन। ठीक है जी, पहला, नोवेशन कैन नॉट बी कंपल्सरी, इट कैन ओनली बी विद द म्यूचुअल कॉन्सेंट। देखें, नोवेशन कंपल्सरी नहीं है, ये हमेशा पार्टी के कॉन्सेंट से होगी। ऐसा नहीं है कि ए ने बी को उधार देने थे, बी ने सी को देने थे, तो हम बोल रहे एक ही बात है, तो ये कंपल्सरी क्या ये डायरेक्ट सी को देंगे? नहीं, ये जब तीनों मिलके बैठे, तीनों ने डिसाइड किया, अपना कॉन्सेंट दिया, तो ठीक है। अगर सी इस पे एग्री नहीं होते तो कॉन्ट्रैक्ट पुराना ही रहता, नोवेशन कभी भी नहीं होती। ठीक है, तो तीनों का एग्री होना इस पे जरूरी है। सेकंड पॉइंट है, द न्यू कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी वैलिड एंड इन्फोर्सेबल। जो भी नया कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हैं वो वैलिड होना चाहिए, इन्फोर्सेबल होना चाहिए। इफ इट सफर्स फ्रॉम एनी लीगल फ्लॉ, example want of proper stamp or registration on account of which it becomes unenforceable, then the original contract revives. अब ये पॉइंट बड़े काम का है। ये पॉइंट आपको कहता है कि जो भी नया कॉन्ट्रैक्ट आप बना रहे हैं वो हमेशा हमेशा एक वैलिड और इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर उसमें कोई लीगल फ्लॉ रह गया, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी 1 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट था, आपने 50 रुपए वाले स्टैम्प पेपर पे बना दिया। ठीक है, तो अब इसमें एक लीगल फ्लॉ रह गया कि स्टैम्प की जो वैल्यू है वो अमाउंट को अश्योर्ड नहीं कर रही। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल नहीं है, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
तो अगर ऐसी कोई सूरत हाल होगी तो जो पुराने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है वही वापस से रिवाइव हो जाएंगे, वही वापस से जिंदा हो जाएंगे, कि हम फिर उन्हीं को परफॉर्म करेंगे। एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नोवेशन अल्टरेशन का डिफरेंस, अभी अल्टरेशन आएगा वो मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा, अभी अल्टरेशन आया नहीं है, नेक्स्ट है ना। ठीक है जी। तो 2 पॉइंट बहुत जरूरी है इनोवेशन में। पहला, कंपलसरी नहीं है, म्यूचुअल कॉन्सेंट से होगा पार्टीज के। दूसरा, अगर जो भी तुम नया कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो जिससे तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल पुराने कॉन्ट्रैक्ट क्या थे, ए और बी के बीच में थे, बी और सी के बीच में थे। अगर नया कॉन्ट्रैक्ट ए और सी के बीच में आपने डायरेक्ट बनवा दिया और उसमें कोई लीगल फ्लॉ रह गया जिसकी वजह से वो अनएनफोर्सेबल है, तो जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट थे ना ए और बी और सी वाले, वो दोबारा से एक्टिवेट हो जाएंगे, आपने वही परफॉर्म करना है। तो ये मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा। ऑब्लिगेशन तो पहले भी थी, ऑब्लिगेशन तो पैसे देने की थी, नेचर तो पैसे देने की थी ना। ऑब्लिगेशन की जो नेचर है वो तो सेम है, पहले भी पैसे देने थे, अभी भी पैसे देने। नेचर से क्या मुराद है? नेचर ऑफ ऑब्लिगेशन तो इसमें भी सेम है। दूसरा है ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन बेसिकली क्या होती है, जब भी आप किसी मटेरियल टर्म में चेंज करते हैं तो वो कहलाती है ऑल्टरेशन। Alteration of a contract means change in one or more of the material terms of a contract. If a material alteration in a written contract is done by mutual consent, the original contract is discharged. By alteration, the new contract is altered. देखिए जी, फॉर एग्जाम्पल ए और बी के बीच में, ए जो है वो लैंडलॉर्ड हो गए, ठीक है, और बी जो है वो क्या हो गए, टेनेंट हो गए। इन दोनों के बीच में एक रेंटल एग्रीमेंट था कि 60,000 पर मंथ रेंट होगा। क्लियर है? आपको पता है कि रेंटल एग्रीमेंट जो आजकल बन रहे हैं उसमें बोलते हैं कि ईयरली 10% इंक्रीज कर देंगे, ठीक है, हम रेंट इंक्रीज करेंगे। 1 साल का अरसा गुजर गया, 1 साल बाद लैंडलॉर्ड ने जो है, मिस्टर ए ने, वो एग्रीमेंट नया बना के भेजा कि भाई पुराना तो अब खत्म हो गया, तो अब नया बन रहा है 66,000, ठीक है, और मैंने भी साइन कर दिया, आप भी कर दें, ठीक है, मैंने भी साइन कर दिया है, आप भी कर दें 60,000। देखें, अब अगर बी ने कहा नहीं यार 66 तो बहुत हो रहे हैं, काम करें इसको आप 60 रहने दो, उसने कहा नहीं, फिर बहरहाल बार्गेन करके दोनों की बात 63 पे डन हुई, तो पुराना ही जो कॉन्ट्रैक्ट 66 का था उसी में इन लोगों ने फिगर को चेंज करके 63 कर दिया। तो ये बेसिकली इन्होंने एक मटीरियल ऑल्टरेशन करी। ये तो हुई मटीरियल ऑल्टरेशन, क्या आप अमाउंट में कोई चेंज कर दें, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज कर दें या डेट में चेंज कर दें। इममटीरियल ऑल्टरेशन क्या है भाई, किसी नाम की स्पेलिंग गलत लिख दी थी किराएदार के, वो आपने चेंज कर दी। तो इममटीरियल ऑल्टरेशन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं करती, मटीरियल ऑल्टरेशन कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देती है। जैसे क्या कर देंगे, तो कॉन्ट्रैक्ट 66,000 का था, लेकिन अब रेंट कितना पे होगा, 63,000, तो वो 66 वाला तो वो डिस्चार्ज हो गया, ठीक है, अब 63 का हुआ। तो ये बेसिकली एक मटीरियल ऑल्टरेशन हुई है। तो ऑल्टरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट मींस चेंज इन वन और मोर ऑफ द मटीरियल टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट की जो भी मटीरियल टर्म थी उसमें चेंज कर दिया हमने, तो हमने कहा कि ये एक ऑल्टरेशन हुई और इसने ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया। नोवेशन में अगर आप गौर करें तो बाकायदा पार्टी भी चेंज हो रही थी, ए और बी और सी की जगह ए और सी हो गए थे डायरेक्ट। तो नोवेशन में एक पार्टी का भी चेंज आ रहा था, यहां पे सिर्फ मटेरियल टर्म का चेंज आ रहा है, पार्टीज आपकी एग्जिस्टिंग ही है। अच्छा, एक बात का और याद रखिएगा, अगर फॉर एग्जाम्पल एक कॉन्ट्रैक्ट बना और एक साहब ने अपनी मर्जी से दूसरे से डिस्कस किए बिना, दूसरे से डिस्कस किए बिना कोई मटेरियल ऑल्टरेशन कर दी, अगले का कॉन्सेंट लिए बिना, तो वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कर देगा, वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को वाइड कर देगा। लेकिन वो वाइड जो होगा कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली डिस्चार्ज तो वो भी हो रहा है ना, हमने ऊपर पढ़ा है कि डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ,
कि ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है, तो वो भी डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन वो पूरा कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा और वो इस हेडिंग के अंडर में नहीं आएगा, वो चला आएगा डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के अंडर में। किसमें चला आएगा? डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में। तो जब भी आप कोई मटेरियल टर्म की ऑल्टरेशन करेंगे तो आपने दोनों पार्टी के कॉन्सेंट से करनी है, सिर्फ अकेले में नहीं कर देनी जी। नोवेशन में पार्टी चेंज हो जाती है, बादौकात पार्टी चेंज होती है, बादौकात आप कॉन्ट्रैक्ट में इतना बड़ा चेंज ले आते हैं कि वो नोवेशन हो जाती है, लेकिन मोस्टली उसमें पार्टी चेंज हो जाती है। अब आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही उठा के एग्जिस्टिंग पार्टी में ही चेंज कर दें तो वो भी न्यू कॉन्ट्रैक्ट, जो हल्की सी रिजेम्बलेंस सिर्फ पुराने से रखे, लेकिन मोस्टली पार्टी चेंज हो जाती है। देखिए जी, अगर मटेरियल ऑल्टरेशन दोनों पार्टियों के कॉन्सेंट से हो रही है तो ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा इसी हेडिंग के अंदर में। लेकिन देखिए, दोनों सूरतों में डिस्चार्ज के आपने तरीके पढ़े ना, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट भी है, डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ भी है। तो अगर मटेरियल ऑल्टरेशन, ये बात तो हमेशा तय रखिए, जब भी मटेरियल ऑल्टरेशन होगी ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा। लेकिन फर्क क्या करना है कि अगर मटेरियल ऑल्टरेशन दोनों की रजामंदी से हुई है, दोनों पार्टीज की, तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा इस हेडिंग के अंदर जिसका नाम है डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट। लेकिन अगर किसी एक बंदे ने अपनी मर्जी से अल्टरेशन कर दी, कोई फिगर विगर काट के, दूसरे का कॉन्सेंट नहीं लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया और ये भी डिस्चार्ज हुआ है। अब परफॉर्म तो ये भी नहीं करने की जरूरत है ना, डिस्चार्ज तो ये भी हो गया, लेकिन ये डिस्चार्ज होगा बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ की हेडिंग के अंदर। तो है दोनों सूरतों में डिस्चार्ज, ठीक है। तो नोवेशन में, अच्छा डिफरेंस में क्या है, नोवेशन में पार्टीज चेंज होंगी, ऑल्टरेशन में सिर्फ मटीरियल टर्म चेंज होगी। रिसिशन, रिसिशन के मायने आपको पता है, कैंसलेशन। A contract may be discharged before the date of consent, दोनों पार्टीज डेट ऑफ परफॉर्मेंस से पहले देखिए, नोवेशन में तो टर्म ऑलरेडी चेंज हो रही है ना पार्टी के साथ। पहले ए और बी का था और बी और सी का था, अब ए जो है वो सी को पैसे देंगे, तो टर्म तो ऑलरेडी खुद ही चेंज हो गई पार्टी के साथ। तो टर्म भी चेंज हो रही है, पार्टी भी चेंज। पार्टीज का होना भी तो कॉन्ट्रैक्ट की एक टर्म है ना, कि कौन सी पार्टीज हैं, वो भी तो शराइत है ना। क्या आप पैसे बी को देंगे और बी की शर्त थी कि वो सी को देंगे, ये भी एक शराइत में से एक था ना, वो चेंज हो गई, ठीक है। अच्छा, अब रिसेशन की बात कर लें तो रिसेशन कहते हैं कैंसिलेशन के परफॉर्मेंस से पहले दोनों पार्टी मिलके ये डिसाइड कर लें कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं और हम इसको मजीद परफॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी रिसेशन कहलाती है, दोनों कैंसिलेशन कर ले, ठीक है। तो रिसेशन में कैंसिलेशन आ जाती है कि दोनों अपने कॉन्सेंट से कर ले कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म अब मजीद नहीं करेंगे, दोनों ने खुद से मिलकर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, तो ये एक रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है। अब रिसेशन में एक चीज और याद रखिएगा, एक इम्प्लाइड रिसेशन भी होती है। देखिए फॉर एग्जांपल, दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है, कि हम दोनों आपस में शादी करेंगे, ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। अब दोनों ने मिलकर डिसाइड कर लिया कि हम शादी नहीं कर रहे, ये तो उन्होंने कैंसिलेशन कर दी, एक्सप्रेस कैंसिलेशन करी, एक्सप्रेस रिसेशन करा। इम्प्लाइड क्या होगा, एक लंबा टाइम गुजर गया, दोनों शादी कर ही नहीं रहे, कर ही नहीं रहे, लंबा टाइम गुजर गया, तो भाई फिर ये भी एक रिसेशन हो जाएगी, इम्प्लाइड रिसेशन, ठीक है जी। अच्छा, और एक बात का और ध्यान रखिएगा, जब बहुत लंबे टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो रहा विदाउट एनी कंप्लेन, कि दोनों ए और बी ने आपस में शादी का वादा किया था कि हम दोनों एक दूसरे से शादी करेंगे, लेकिन वो कर नहीं रहे और दोनों में से कोई कंप्लेन भी नहीं कर रहा कि भाई वो क्यों नहीं कर रहा या मैं क्यों नहीं कर रहा, ठीक है, एक बहुत लंबी मुद्दत गुजर जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली रिसेशन हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है। ये इम्प्लाइड रिसेशन है कि दोनों ने खुद ही
कैंसिल कर लिया। फॉर एग्जाम्पल बचपन में दो लोगों ने वादा, खैर वो तो नॉन माइनर है, छोड़ दें। ठीक है जी। अगला है रिमिशन। रिमिशन क्या होता है? आप खुद से लेसर अमाउंट परफॉर्मेंस का एक्सेप्ट कर लें। आपने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, रिसीव्ड 9,800 फ्रॉम मिस्टर वाई इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹10,000। ठीक है, कि अगर आपने वाई से 10,000 लेने थे, लेकिन आपने उससे 9,800 लिया और उसको 200 का डिस्काउंट दे दिया या छोड़ दिया, तो ये आपने क्या करा? एक लेस परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करा। ये चीज कहलाती है रिमिशन। 10,000 लेने थे, कॉन्ट्रैक्ट 10,000 का था, आपने 9,800 ले लिए, तो अब बाकी के 200 भी डिस्चार्ज हो गए। वो मजीद परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने खुद लेस परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करते हैं, वो रिमिशन। डिसीजन कहते हैं कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को, कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना। दोनों पार्टी ने खुद से बिफोर परफॉर्मेंस डेट अगर डिसाइड कर लिया कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहे हैं हम, तो ये चीज कहलाती है रिसीशन, कि हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करेंगे। दोनों ने म्यूचुअली एग्री करा, रिसीशन। रिमिशन क्या है? कि आपको 10,000 लेने थे, आपने 9,800 ले लिए, तो अब बाकी के 200 भी डिस्चार्ज हो गए, उसके लिए भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा। ये चीज कहलाती है रिमिशन, कि आप लेस परफॉर्मेंस किसी से एक्सेप्ट कर लें। वेवर। वेवर देखिए, दर हकीकत ये होता है आप खुद से किसी के ऊपर कोई राइट छोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने दोस्त से कहा कि अगर तुम मेरी बर्थडे पार्टी में मेरे लिए गाना गाओगे तो मैं तुम्हें शर्ट गिफ्ट करूंगा। ठीक है, आपके दोस्त ने आपकी बर्थडे गाना गाया, आप बाउंड थे शर्ट गिफ्ट करते, लेकिन आपने खुद से छोड़ दिया। आपने कहा नहीं यार छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए शर्ट। ये क्या है? वेवर। आपने खुद से वेवर कर दिया, डिस्चार्ज में। आपने दोस्त को इंटरेस्ट पे पैसे उधार दिए थे, इंटरेस्ट के ऊपर। ठीक है, बाद में आपने खुद से कहा यार तुम एक काम करो, तुम सिर्फ प्रिंसिपल दे दो, इंटरेस्ट मत दो। ठीक है, वो इंटरेस्ट आपने जो खुद से छोड़ा, ये चीज कहलाती है वेवर, और इसके जरिए भी कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो रहा है। अब उसको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है। इसी तरह दोस्त ने गाना गाया, उसने खुद बोला नहीं मुझे शर्ट नहीं चाहिए, तो ठीक है, अब आपको उसको शर्ट देने की जरूरत नहीं है, आपका होल कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। यहाँ पे आके आपकी ये वाले एंड हो जाते हैं, म्यूचुअल कॉन्सेंट, और हमारा नेक्स्ट शुरू होता है डिस्चार्ज बाय सब्सिक्वेंट और सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी या इलीगलिटी। नहीं, ये रिमिशन नहीं हो, रिमिशन होता है बेटा लेस परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करना। 10,000 की जगह तुमने 9,800 एक्सेप्ट किया, यहाँ तो तुम पूरा राइट वेव कर रहे हो, ले ही नहीं रहे ना उससे कॉम्पनसेशन, उन्होंने राइट ही वेव कर दिया। रिमिशन होता तुमने 10% की जगह 8% इंटरेस्ट रिसीव कर लेते, लेस परफॉर्मेंस। ये तो तुम राइट ही वेव कर रहे हो ना पूरा। ठीक है जी। नेक्स्ट है सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। डिस्काउंट तो है ही रिमिशन, डिस्काउंट भी नहीं, डिस्काउंट है ही रिमिशन। क्या आप लेस परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करते हैं किसी की? आप डिस्काउंट देते हैं का मतलब क्या होता है? लेने थे 1,00,000 रुपए, ले रहे हो 80,000 रुपए, तो डिस्काउंट का मतलब क्या है? तुमने परफॉर्मेंस लेस एक्सेप्ट कर ली ना, तो लेस परफॉर्मेंस एक्सेप्ट करना है, इसका मतलब है रिमिशन। अच्छा जी, इम्पॉसिबिलिटी की बात कर लेते हैं हम, सब्सिक्वेंट या सुपरवेनिंग की। देखिए जी, दो तरह की होती है, एक तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी होती है, दूसरा आपके पास सब्सिक्वेंटली कोई चीज इम्पॉसिबल हो जाती है, कि जब आप बनाते हैं कॉन्ट्रैक्ट तब तो वो पॉसिबल, बात वो सब्सिक्वेंटली इम्पॉसिबल हो जाती है। ठीक है। अच्छा, पहली चीज इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, कॉन्ट्रैक्ट तो वाइड अब इनिशियो है, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। जैसे कि अगर आपको कोई बोले मैं जादू से खजाना दरियाफ्त कर दूंगा, या मैं किसी मुर्दे के अंदर जान डाल दूंगा, या मैं 100 किलोमीटर पर आवर से भाग लूंगा,
तो ये तमाम के तमाम कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो है कि जिस वक्त बन रहे हैं उसी वक्त इम्पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन इसमें देखें एक चीज का ख्याल रखिएगा, वाइड एब इनिशियो थे एक अलग चीज थी, लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट ऐसा है जो है तो वाइड एब इनिशियो लेकिन एक ही पार्टी को उसमें से पता था, जैसे कि ए बी से वादा कर रहे हैं कि मैं तुमसे शादी करूंगा और उनकी ऑलरेडी शादी हुई हुई है, ए बी से वादा कर रही है कि मैं तुमसे शादी करूंगी लेकिन उनकी ऑलरेडी शादी हुई हुई है। अगर उनकी ऑलरेडी हुई भी थी तो ये केस एक इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी का वाइड एब इनिशियो था कि वो बी से शादी नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने इस चीज को छुपाया, नहीं बताया और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, तो अब बी को जो भी लॉस होगा उसको वो कॉम्पनसेट करेंगी, ठीक है। अगर एक पार्टी जानती थी कि कॉन्ट्रैक्ट वाइड एब इनिशियो है, दूसरी नहीं जानती थी, तो जो पार्टी ऑलरेडी जानती थी वो हमेशा लॉस कंपनसेट करेगी। बात ज्यादातर होगी सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। देखिए जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है, बातों का ऐसा होता है, हम पहले भी ये बात वाइड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ चुके थे कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो बातों का ऐसा होता है कि जब वो बना होता है तो वो पॉसिबल होता है, लेकिन कुछ अरसे बाद किसी वजह से, किसी हालात की वजह से वो इम्पॉसिबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, और जब वो इम्पॉसिबल हो जाता है तो हम उसे बोलते हैं वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब डिस्चार्ज हो गया, उसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डिस्चार्ज के मतलब ही यही हुआ है ना कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं होगा। लेकिन इसमें देखें अंडरलाइन हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट डू टू डू एन एक्ट व्हिच आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड बिकम इम्पॉसिबल और बाय रीजन ऑफ सम इवेंट व्हिच द प्रोमिसर कुड नॉट प्रिवेंट अनलॉफुल बिकम्स वाइड व्हेन द एक्ट बिकम्स इम्पॉसिबल और अनलॉफुल, के कोई ऐसा एक्ट या सर्कमस्टांसेस होगा कि अब उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना ही मुमकिन नहीं है, तो अब वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। लेकिन अब एक चीज का ध्यान रखें, इन ऑर्डर दैट द सेक्शन वुड अप्लाई द फॉलोइंग कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड। इस सेक्शन को अप्लाई करने के लिए इन 3 कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है, ठीक है। इन 3 कंडीशंस का फुलफिल होना जरूरी है इसको अप्लाई करने के लिए। पहली, दैट द एक्ट शुड हैव बिकम इम्पॉसिबल, कि जो भी एक्ट था कॉन्ट्रैक्ट का उसको करना मुमकिन ही ना हो, आप कर ना सकते हो। तो पहली कंडीशन तो आपकी ये हो गई कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट का एक्ट था करने का वो अब मुमकिन नहीं है, आप उसको परफॉर्म नहीं कर सकते। दूसरी, that impossibility should be by reason of some event which the promiser could not prevent। जो भी impossibility हुई है वो खुद से किसी रीजन से हुई है जिसको प्रोमिसर रोक नहीं सका था, ठीक है, जिसको प्रोमिसर नहीं रोक सका था। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी से पॉलिथीन बैग वीट की डिलीवरी का कॉन्ट्रैक्ट किया, गवर्नमेंट ने बाद में उस पर डायरेक्ट बैंड इंपोज कर दिया कि वीट की प्राइवेट ट्रेड बैंड हो गई, तो ये एक ऐसा रीजन है जिसमें प्रोमिसर नहीं रोक सकता था उसको। मतलब ऐसी चीज हो जो प्रोमिसर रोक सकता हो वो एक अलग बात है, और जान के ना रोके। जरूरी है कि प्रोमिसर उसको रोक ना सकता, उस इवेंट को, जिस इवेंट की वजह से वो हो रहा है उसको वो रोक ना सकता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये बड़े काम का पॉइंट है। अब वो हॉर्स की सेल का बारिश के मौसम में आपसे कॉन्ट्रैक्ट, और बाद में बाद में वो हॉर्स जो है उसकी डेथ हो जाती है, तो ठीक है, एक चीज तो समझ में आ रही है कि अब कॉन्ट्रैक्ट जो है वो परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं, लेकिन अब हम तीनों कंडीशंस देखेंगे। पहली कंडीशन ये देखेंगे कि ठीक है एक्ट तो अब इम्पॉसिबल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो। अब देखेंगे दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या है, जो भी इवेंट हुआ है वो किसी भी रीजन से हुआ हो जिसको प्रोमिसर रोक ना सका हो, ठीक है। जैसे कि अगर बारिश के मौसम में बहुत तेज बारिशों में जैसे अभी हो रही थी, आपने हॉर्स को बाहर बांध दिया, आपने उसको बाहर बांधा हुआ था, तो लाजमी सी बात है वो उस रीजन से मरा है, और ये ऐसा रीजन था जिसको प्रोमिसर रोक सकता था उसकी एहतियात करके, लेकिन उसने सोचा चीज बिक गई है अब क्या करूंगा यार इतनी हिफाजत करके, ठीक है। तो ऐसा कोई रीजन नहीं होना चाहिए। तीसरी बात, that the impossibility should not be self induced by the promiser or due to his negligence। जो भी impossibility है वो उसने खुद से इंसर्ट ना करी, वो उसने
खुद से इंसर्ट ना करी हो, ऑटोमेटिकली जनरेट हुई हो। जैसे कि किसी के घर में आपने घर की सेल का कॉन्ट्रैक्ट करा, वो घर खुद से जल लिया, ठीक है। जैसे पुरानी फिल्मों में होता था ना, फैक्ट्री में आग लगवा देते थे, हमारे मुल्क में भी होता है, रिकॉर्ड में आग लगवा देते हैं और फिर बोलते हैं अब तो ये इम्पॉसिबल हो गया कि हम आपको रिकॉर्ड प्रोवाइड करें। तो लेकिन ये एक ऐसी चीज होती है जो वो खुद से जनरेट कर रहे होते हैं, ठीक है, वो खुद से जनरेट करते हैं। इसलिए जरूरी है कि इम्पॉसिबिलिटी ऐसी होनी चाहिए जिसमें प्रोमिसर का कोई हाथ ना हो, वो खुद से जनरेट हुई हो। ठीक है जी। तो वही बात मैंने आपको कही, तीनों पॉइंट्स के पहले की कंडीशन क्या सेटिस्फाई हो कि एक्ट इम्पॉसिबल हो चुका हो, दूसरी कंडीशन कि वो किसी रीजन के तहत हुआ हो जिसको प्रोमिसर रोक ना सकता हो, उसकी मतलब उसकी हुदूद में ना हो, उसकी कैपेबिलिटी ना हो उसको रोकने की। तीसरी बात, जैसे कि अगर गवर्नमेंट किसी प्राइवेट रेट पे बैंड लगाती है तो वो प्रोमिसर रोक नहीं सकता कि नहीं जी आप तो बैंड नहीं लगा सकते, वो उसकी पहुंच से बाहर है। तीसरी बात, दैट द इम्पॉसिबिलिटी शुड नॉट बी सेल्फ इंड्यूस्ड बाय द प्रोमिसर। जो भी इम्पॉसिबिलिटी हुई है वो प्रोमिसर की नेग्लिजेंस या सेल्फ इंडक्शन ना हो कि उसने खुद से इंडक्ट करी हो, ऐसा ना हो। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी कि हमारे मुल्क में होता है कि रिकॉर्ड जला देते हैं कि रिकॉर्ड देने ही नहीं पड़े, तो वो खुद से इम्पॉसिबिलिटी इंड्यूस करते हैं, ऐसा कुछ भी ना हो। और जब भी, अच्छा एक बात और याद रखिएगा कि वॉइड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, कि अब ये कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेट हो गया, अब इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अब हम देख लेते हैं केसेस वेयर द डॉक्ट्रिन ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अप्लाइज, कि वो कौन कौन से केसेस हैं जहां पे सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का डॉक्ट्रिन जो है वो अप्लाई होता है। A contract will be discharged on ground of supervening impossibility in the following cases. कौन कौन से केसेस में सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी अप्लाई होती है? पहला, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ subject matter. When the subject matter of a contract subsequent to its formation is destroyed without the fault of the promisor or promisee, the contract is discharged. कि जो भी सब्जेक्ट मैटर था आपका वो डिस्ट्रॉय हो गया। जैसे कि आपने हाँ ये अपनी फैक्ट्री सेल कर रहे थे, फैक्ट्री में आग लग गई, और याद रखिएगा वो जो भी चीज, जो भी सब्जेक्ट मैटर है वो इस तरह से डिस्ट्रॉय हो कि वो रीगेन ना हो, ऐसा ना हो कि वो वापस से सही हो जाए, ठीक है, ऐसा ना हो, इस तरह से डिस्ट्रॉय उसका होना चाहिए कि वो दोबारा से अपनी एक्चुअल पोजीशन में ना आ पाए। ये बहुत जरूरी बात है। तो अगर आप फैक्ट्री सेल कर रहे थे और फैक्ट्री में आग लग गई, तो अब ये है कि सब्जेक्ट मैटर ही डिस्ट्रॉय हो गया, तो अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट मजीद परफॉर्म हो ही नहीं सकता। तो एक चीज तो ये हो गई। सेकंड, फेलियर ऑफ अल्टीमेट पर्पस, ठीक है जी, फेलियर ऑफ अल्टीमेट पर्पस। जो भी जिस मकसद के तहत आप वो काम कर रहे थे वो मकसद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने शादी के लिए अपनी एक बैंक्वेट हॉल बुक कराया, आपकी शादी पोस्टपोन हो गई, ये कॉन्ट्रैक्ट भी वाइड हो गया, इसको परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, ना ही आप उसको पूरा अमाउंट पे करेंगे, ठीक है, आप उसको पूरा अमाउंट पे नहीं करेंगे, ठीक है, एक नॉर्मल परसेंटेज जो है वो आप उसको डिडक्शन के लिए दे दें, वो अलग बात है, लेकिन आप कोई कभी भी पूरा अमाउंट पे नहीं करेंगे ऐसी सूरत में अगर फेलियर ऑफ अल्टीमेट पर्पस हो, क्योंकि आपने उसको बता के लिया था कि मैं शादी के लिए ले रहा हूं, और शादी अगर पोस्टपोन्ड हो जाती है, जैसे कि आईसीएम में कई केस हुआ था कि हमने कॉन्वोकेशन के लिए बुक कराया था पीसी लास्ट टाइम, ठीक है, लेकिन आपको पता है कि कोयटा में कुछ इस तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हुई थी, अचानक से ब्लास्ट वगैरह हुआ था, जिसकी वजह से इमरान खान ने अपना धरना खत्म करा था और आईसीएमए ने अपनी कॉन्वोकेशन को पोस्टपोन कर दिया था। तो अब जो कॉन्वोकेशन को पोस्टपोन करा था, तो आईसीएमए को जरूरत नहीं थी कि वो पर पीसी को अमाउंट पे करते, क्योंकि जिसके तहत आईसीएमए और पीसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो पर्पज ही फेल हो गया, ठीक है, क्योंकि कॉन्वोकेशन हमारी पोस्टपोन्ड हो गई थी, जो लास्ट कॉन्वोकेशन थी, ठीक है, इसकी डेट पहले दूसरी थी, बाद में दूसरी डिसाइड हुई थी क्योंकि ये पोस्टपोन्ड हो गई थी, ठीक है। तो जब भी अल्टीमेट पर्पस पोस्टपोन्ड हो जाएगा तो आप उसको पे ऑफ नहीं करते, वो कॉन्ट्रैक्ट भी वाइड हो गया।
डेथ और पर्सनल इनकैपेसिटी ऑफ द प्रोमिसर, जो प्रोमिसर था, जो कॉन्ट्रैक्ट करने वाला था, या तो मर गया या पर्सनली इनकैपेबल हो गया, ठीक है, यानी अनसाउंड माइंड ऐसा कुछ हो गया, तो ऐसी सूरत हाल में भी वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के तहत, क्योंकि अब उसको पूरा करना मुमकिन नहीं है। जैसे कि इलस्ट्रेशन 1 देखें, illustration A and B contract to marry each other before the time fixed for the marriage. A goes mad, the contract become void. A और B ने शादी का आपस में वादा किया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, शादी होने से पहले पहले A जो है वो पागल हो गए। अब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर्ड हो गया क्योंकि A जो है वो पर्सनली इनकैपेबल हो गए किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, तो ये कॉन्ट्रैक्ट में डिस्चार्ज हो गया, परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। अगला है चेंज ऑफ लॉ, कि आपके लॉ के अंदर कोई चीज चेंज हो जाए, ठीक है, आपके लॉ के अंदर बेसिकली कोई भी चीज अगर चेंज हो जाती है तो उसको कहते हैं चेंज ऑफ लॉ। एक मिनट, एक सवाल लिख लेते हैं। सर अगर इंसॉल्वेंट हो गया फिर भी डिस्चार्ज होएगा? हाँ बिल्कुल डिस्चार्ज होएगा, क्योंकि इंसॉल्वेंट भी आप देखें ना, पर्सनली इनकैपेबल हो गया, डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ हो गया। अगर आपका किसी से डेट का वो था और वो पर्सनली इंसॉल्वेंट हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट आपका वाइड हो गया, ठीक है। अब तो उसकी ऑफिशियल प्रॉपर्टी पे रिसीवर अपॉइंट होगा, वो सॉरी प्रॉपर्टी पे ऑफिशियल रिसीवर अपॉइंट होगा, फिर वो तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को अपने असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, फिर आपको याद होगा असाइनमेंट बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाता है। अगर कोई आपसे कॉन्ट्रैक्ट करा होता वो नए कॉन्ट्रैक्ट में चला आएगा, ठीक है, तो फिर वो इंसॉल्वेंट हो गया तो ये वाइड हो गया, ठीक है। चेंज ऑफ लॉ, जो भी लॉ था उसके अंदर कोई चेंज आ गया। जैसे कि अगर आपने किसी से पॉलिथीन बैग का कॉन्ट्रैक्ट किया था, ठीक है, आपको पता है अक्सर उस पर बैंड लग जाता है, उसके बाद उस पर बैंड कॉन्ट्रैक्ट करने, तो जब आपने किया था तब वो वैलिड था, लेकिन अब आप उसको मजीद परफॉर्म नहीं कर सकते, तो ये बेसिकली क्या हुआ, इफ सब्सिक्वेंट आपके लॉ में चेंज हुआ है और ये सब्सिक्वेंट इलीगल हो गया। मतलब अब अगर कोई पॉलिथीन बैग का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो इलीगल है, हालांकि जिस वक्त आप कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे उस वक्त वो बिल्कुल लीगल था, ठीक है, लेकिन आज वो एक इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है। यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा जी, फिर है आउटब्रेक ऑफ वॉर, या आप पहले भी पढ़ चुके हैं एलियन एनिमी के नाम से वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में, कि एलियन एनिमी क्या होती हैं, जो कि आपके फॉरेन सिटीजन होते हैं और आपकी कंट्री में रह रहे हों, और अचानक से जो भी फॉरेन सिटीजन आपकी कंट्री में रह रहा हो और उसके मुल्क से अगर आपके मुल्क की जंग डिक्लेयर हो जाए, वॉर डिक्लेयर हो जाए, तो हम कहते हैं कि अब वो आपकी एलियन एनिमी बन गया, तो अब उसके साथ आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं हो सकते, और अगर ऑलरेडी कोई कॉन्ट्रैक्ट चल रहा था तो वो फिर सस्पेंड हो जाएगा और जंग वगैरह खत्म होने के बाद फिर वो सॉर्ट आउट होगा, ठीक है जी। यही देखें, ऑल कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू विद एन एलियन एनिमी ड्यूरिंग वॉर आर इलीगल एंड वाइड ab initio. Contracts entered into before the outbreak of war were suspended during the war and may be revived after the war is over provided they have not already become time barred, ठीक है। तो ये पूरी बात हो गई कि जो भी कॉन्ट्रैक्ट अगर आप एलियन एनिमी से करते हैं तो वो वाइड एब इनिशियो या इलीगल होगा, और अगर ऑलरेडी से कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ था उसके बाद वॉर डिक्लेयर हुई है तो वो कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड रहेगा ड्यूरिंग द वॉर, और वॉर के बाद वो दोबारा से रिवाइव होगा, लेकिन शर्त ये कि वो टाइम बार्ड ना हुआ लिमिटेशन एक्ट के तहत। मजीद इट मे बी नोटेड दैट इफ वॉर इज डिक्लेयर्ड बिटवीन द कंट्रीज ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज देन ओनली द कॉन्ट्रैक्ट इज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द वॉर। ये भी याद रखिएगा, फॉर एग्जाम्पल एक इंडियन आपके मुल्क में रह रहा था, आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट करा है, ठीक है, आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट करा है, तो इंडिया से अगर आपकी वॉर डिक्लेयर होगी तो ही वो कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड होगा। अगर आपकी वॉर डिक्लेयर उस वक्त अफगानिस्तान से हो गई तो वो कॉन्ट्रैक्ट सस्पेंड नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त वो आपकी एलियन एनिमी नहीं बनेगा, ठीक है।
If war is declared between the country of one of the parties to the contract, third country, the contract remains binding, and if the party of the contract now at war could not perform the contract because of dissolution of transport, dislocation of transport, it will be treated as difficulty in performance only. अब मजीद क्या बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई सही है, आपने एक कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करा था कि आपके मुल्क में एक इंडियन रह रहा था, ठीक है, आपने उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करा था, वॉर अगर डिक्लेयर हो जाती है इंडिया और चाइना की, तो यहां पे आप और इंडियन जो बंदा आपके मुल्क में रह रहा था, आप दोनों कभी भी एलियन एनिमी नहीं बनेंगे और आपका कॉन्ट्रैक्ट आप दोनों को बाइंड रखेगा, एक्टिव रखेगा। लेकिन अब इंडियन बंदे को जो कि गुड्स इंडिया से मंगानी थी और इंडिया चाइना से जंग में है, तो हो सकता है उसको ट्रांसपोर्ट वगैरह की डिफिकल्टी पेश आ रही हो। तो अगर ऐसी कोई डिफिकल्टीज पेश आ रही है उसको, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं करेंगी, ये डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस के क्लॉज में आएंगी। और डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस का क्लॉज कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं करता, क्योंकि हम वो उन केसेस में पढ़ते हैं जो केस सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी में कवर्ड नहीं होते, ठीक है, तो उन केसेस में हम वो चीज पढ़ते हैं। क्लियर है मतलब? अच्छा, अब जैसे कि आप लोग कुछ लोग बोलते थे मुझे कि खालिद महमूद चीमा बड़ी रिकमेंडेड बुक है, उसमें जाके देखिएगा, उसमें आपको ये भी नहीं मिलेगा केस इज नॉट कवर्ड बाय सुपर इम्पॉसिबिलिटी, ना आपको कॉन्ट्रैक्ट वाइड होने की तीन टर्म्स मिलेंगी, ठीक है, तो बहुत सी चीजें उसमें नहीं लिखी हुई। इस वजह से मैं उस बुक का मना करता हूं कि उस बुक को आप फॉलो नहीं करें आईसीएम में या आईसीएम के लेवल पे। बीकॉम में आप बिल्कुल उसको फॉलो करें, बीकॉम में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे, लेकिन आईसीएम में लेवल पे मैं इसीलिए उस बुक को मना करता हूं क्योंकि उसमें बहुत कम चीजें लिखी हैं। नो डाउट उससे पेपर अभी पास हो जाता है क्योंकि जब भी तो इतने सारे टीचर रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पेपर मुश्किल आ गया तो भी उससे पास होगा। अगर वाकई में पेपर आपका आसान आ रहा है तो फिर तो ठीक है, पास हो रहा है, लेकिन अगर आपका पेपर मुश्किल बन गया और सही तरह से पेपर बन गया, जैसे कि जो चीजें फॉर एग्जांपल अगर यहां से एमसीक्यूज आ जाते हैं, केसेस नॉट कवर्ड बाय सुपरवीनिंग पॉसिबिलिटी, तो ये चीज उस बुक में नहीं है। आगे आप एजेंसी का भी चैप्टर पढ़ेंगे और एजेंसी के चैप्टर में भी आप देखेंगे कि वहां पे 4-5 पेजों का लिखा हुआ है और इस बुक में कितना बड़ा लिखा हुआ है, ठीक है। तो बहुत सी चीजें आपने पीछे भी ऐसी पढ़ी हैं जो उस किताब में मौजूद नहीं है, और वो अगर पेपर में आ जाएंगी तो लाजमी सी बात है जब आप खालिद महमूद चीमा पढ़ के जाएंगे तो फिर आप फेल हो जाएंगे। इसलिए मैं उस बुक का मना करता हूं क्योंकि डिटेल्ड बुक नहीं है, वो तो एक समरी है। लास्ट दोबारा बता देता हूं, आउटब्रेक ऑफ वॉर। और वैसे भी अगर आपने लॉ अच्छा करना होता है तो आपने कुछ चली पढ़नी होती है, चीमा नहीं पढ़नी होती, ठीक है। देखें जी, आउटब्रेक ऑफ वॉर क्या है। बेसिकली पहली बात तो एलियन एनिमी की दूसरा नाम लिखा हुआ इधर। एलियन एनिमी क्या होती है? वो फॉरेन सिटीजन जो आपके मुल्क में रह रहा हो और उसके मुल्क से आपकी जंग हो जाए। जैसे कोई इंडियन अगर पाकिस्तान में रह रहा है और अगर इंडिया और पाकिस्तान की खुदा ना खास्ता कोई जंग छिड़ जाती है, तो हम उसे कहते हैं कि अब वो इंडियन आपका एलियन एनिमी। लॉ कहता है कि अगर किसी एलियन एनिमी के साथ आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो तो वॉइड एब इनिशियो है, लेकिन अगर आप वॉर डिक्लेरेशन से पहले पहले उसके साथ किसी कॉन्ट्रैक्ट में थे और अब वॉर डिक्लेयर होती है, तो ये बेसिकली हो गया सस्पेंड कॉन्ट्रैक्ट, और वॉर खत्म होने के बाद ये दोबारा से रिवाइव हो जाए। ये तो एक बात। दूसरी बात उसमें ये लिखी हुई है कि अगर फॉर एग्जाम्पल आपके मुल्क में इंडियन रह रहा था और आप पाकिस्तान में उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इंडिया की जंग अगर चाइना से डिक्लेयर्ड होती है तो फिर ये आपका एलियन एनिमी नहीं बनता, फिर ये आपका एलियन एनिमी नहीं बनता, ठीक है, पहली बात। अब अगर वो इंडियन बोलता है कि भाई यार मुझे बड़ी परेशानी हो रही है क्योंकि मेरे मुल्क में जंग चल रही है तो मैं चीजें वगैरह तुम्हें डिलीवर नहीं कर पा रहा हूं, तो इन चीजों को हम सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में कंसीडर नहीं करते। इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस कहलाती है कि परफॉर्मेंस मुमकिन है लेकिन डिफिकल्ट है, तो ये चीज उसमें आती है और इस चीज को हम कवर्ड नहीं करते सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी के अंदर, और इससे कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज नहीं होता, ठीक है जी, ये बात बता रहा। अब देखें वो केसेस हम पढ़ते हैं नॉट कवर्ड बाय सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी कि कौन से ऐसे केसेस हैं
जो कि सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में कवर्ड नहीं होते। He that agrees to do an act must do it or pay damages for not doing it. It is the general rule of law कि जो भी एक्ट है वो आप करें और अगर नहीं कर सकते तो डैमेज पे करें सामने वाले को। ये तो लॉ का जनरल रूल है, जब तक कि परफॉर्मेंस आपकी इम्पॉसिबल ना हो जाए। अगर आपकी परफॉर्मेंस कोई करना इम्पॉसिबल हो गई, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा है केसेस के अंदर, तो वो तो ठीक है, वाइड हो गए। लेकिन अगर आपकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल नहीं हुई है तो लाजमी बात है आप या तो एक्ट करें या आप डैमेजेस पे करें या कॉम्पनसेशन, जो भी चीज पे करें। ठीक है। A person is bound to perform any obligation which he has undertaken and cannot claim to be excused by the mere fact that performance has subsequently become unexpectedly burdensome, more difficult or expensive. Some of the cases where impossibility of performance is not an excuse are as follows. अब कह रहे हैं कि बात औकात ऐसा होता है, पहला तो जनरल रूल यही है कि या तो एक्ट करो या डैमेज पे करो या कॉम्पनसेशन पे करो। ठीक है, जब तक कि कोई भी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल ना हो जाए। अगर कोई परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल नहीं हुई, सिर्फ उसको करना मुश्किल हो गया किसी भी एतबार से, चीजें महंगी हो गई, अरेंज मुश्किल से हो रही है, कोई भी ऐसी चीज हो गई, तो वो तमाम के तमाम केसेस नॉट कवर्ड बाय सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी, और वो कॉन्ट्रैक्ट को आपको परफॉर्मेंस से निजात नहीं दिलाते, ना ही कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करते। जिसमें पहला है डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस। किसी भी चीज की परफॉर्मेंस में डिफिकल्टी आ गई, किसी भी चीज की परफॉर्मेंस में डिफिकल्टी आ गई, तो ये चीज डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस से ये आपको एक्सक्यूज नहीं दिलाती। जैसे कि आप आईसीएम में पेपर देने जा रहे हैं और स्ट्राइक हो जाए, तो आप कल को ये नहीं कह सकते कि स्ट्राइक हो गई थी इस वजह से मैं पेपर देने नहीं आ सका। ये डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस थी, आप पेपर देने जा सकते थे। ये सुपर विनिंग में नहीं आएगा कि आपका पेपर वाला कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया और पेपर दोबारा कंडक्ट होगा, नहीं, ये डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस में आएगा। ठीक है, जैसे कि आपको पेपर देने जाना था, इसी तरह अगर किसी साहब को कराची आना था इस्लामाबाद से किसी काम से, किसी सिलसिले में, और वो कोई कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने, और अगर आपके पास बस वालों की स्ट्राइक हो जाती है तो वो ये नहीं कह सकते, ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक होती है तो वो ये नहीं कह सकते कि भाई मैं नहीं आ सकता क्योंकि अब ये केस इम्पॉसिबल हो गया। नहीं, ये इम्पॉसिबल नहीं हुई, ये डिफिकल्टी हो गई है। आप फ्लाइट लेके आ जाएं, आप ट्रेन से आ जाएं, आप कैसे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो डिफिकल्टी ऑफ परफॉर्मेंस कभी भी सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आता, क्योंकि इसमें परफॉर्मेंस मुमकिन होती है, बस ये है कि मुश्किल, आप परफॉर्म कर सकते हैं लेकिन मुश्किल होता है परफॉर्म करना। ठीक है, एक मिनट। कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई मैं आपको 10 जनवरी 2021 को मैं आपको 100 बैग्स ऑफ शुगर जो है वो डिलीवर करूंगा एट द प्राइस। क्या कहा कि 100 बैग्स ऑफ शुगर जो है 10 जन 2021 को मैं 100 बैग्स ऑफ शुगर जो है वो आपको डिलीवर करूंगा 1000 ईच। ठीक है, क्या कहा आपने कि मैं आपको 100 बैग्स ऑफ शुगर जो है वो 10 जन 2021 को डिलीवर करूंगा 1000 ईच के हिसाब से। अब ये बेसिकली जो आपने 1000 ईच बोला है, ये क्या होता है? सेल प्राइस होती है। याद रखिएगा, जब भी सेल प्राइस होती है तो उसमें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है। आप अपनी कॉस्ट उसमें प्रॉफिट ऐड करके किसी को हमेशा सेल प्राइस बताते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या था कि मार्केट में, आप लाजमी सी बात है, शुगर के
कहीं से खरीद रहे हैं और आगे बेच रहे हैं, ठीक है, तो 1000 ईच पे आपने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया है, मार्केट से आपको पीछे से मिल रहा था 900 का एक बैग, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी थी 100 रुपए, इसलिए आपने 1000 रुपए कोट कर दी थी, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट में 10 जैन को या 10 जैन से पहले पहले प्राइस हो जाती है 1100, कॉस्ट प्राइस आपकी 1100 हो जाती है, प्राइस बढ़ जाती है पीछे से, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि हम जो है वो आपको डिलीवरी नहीं देंगे क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्ट हमारे लिए इम्पॉसिबल हो गया करना। नहीं, ये कमर्शियल इम्पॉसिबिलिटी है, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट करना कमर्शियली इम्पॉसिबल हुआ है क्योंकि आपको नुकसान हो रहा है, एक्सपेंसिव हो गई ये चीज, लेकिन इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि ये कॉन्ट्रैक्ट करना सब्सिक्वेंट या सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आ गया और ये डिस्चार्ज करेगा कॉन्ट्रैक्ट को। नहीं, आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करेंगे, लॉस उठा के करेंगे, लेकिन करेंगे, भले कुछ भी हो, ठीक है। तो ये भी उस चीज में नहीं आता। अगर कोई प्रोडक्ट पीछे से सही है, आपने करा था 900 की थी, अब 1100 की हो गई, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैं जो है आपको नहीं दे सकता, ये परफॉर्म करना मेरे लिए नामुमकिन हो गया। नहीं, कुछ भी करें, ये कमर्शियली इम्पॉसिबल है, लेकिन करना मुमकिन जरूर है, आप इसको परफॉर्म करेंगे। इसको कभी भी लॉ नहीं कहता कि ये कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज करेगा, लॉ आपसे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाएगा। तीसरा केस हमारे पास है, impossibility due to the default of a third person. The doctrine of supervening impossibility does not cover the cases where the contract could not be performed because of the impossibility created by the failure of a third person or whose work the promiser relied. देखिए, आपको पता है क्योंकि मार्केट होती है, कॉन्ट्रैक्ट्स हो रहे होते हैं, एक से लेके चीज दूसरे को बेच रहे होते हैं, दूसरे से लेके तीसरे को बेच रहे होते हैं, एक साइकिल चल रही है ना। कोई भी जो भी सेलर होता है वो बायर भी होता है, किसी न किसी चीज का, ये तमाम चीजें हो रही होती है मार्केट में। तो अगर बी और सी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि मैं आपको 10 बैग्स ऑफ शुगर डिलीवर्ड करूंगा, ठीक है, 10 बैग्स ऑफ शुगर डिलीवर्ड करूंगा, और बी ने पीछे ए को भी ऑर्डर प्लेस किया कि यार तुम जो है मुझे माल भेज देना, मुझे आगे बेचना है। अगर यहाँ पे ए जो है वो डिफॉल्ट कर जाते हैं, ए किसी वजह से उन्हें शुगर नहीं भेज पाते, तो यहाँ पे बी सी से ये एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि यार ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया क्योंकि मुझे पीछे से माल नहीं आया। ये बी की जिम्मेदारी है कि वो कहीं से भी अरेंज करके दें, कुछ भी करें, क्योंकि ये डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वरना उनको डैमेज या कोई भी कॉम्पनसेशन देना पड़ जाएगा अगर वो इस जगह जाएंगे। और डैमेज पे करो, तो ठीक है, अगर आप एक्ट कर रहे हैं और ये सिर्फ वो एक्ट करना मना है, सिर्फ वो एक्ट करना मना है जो एक्ट सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आ गए, लेकिन ये एक्ट सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आते, तो या तो आप ये एक्ट करें या आप क्या करें, आप डैमेज पे करें। तो ठीक है, आपका कॉन्ट्रैक्ट सी के साथ था, बी ने किया था और डिफॉल्ट किया है ए ने आपको पीछे से माल नहीं भेजा, तो आप सी से एक्सक्यूज नहीं कर सकते कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, ये इम्पॉसिबल हो गया। नहीं, आप कहीं से भी अरेंज करें, कुछ भी करें, परफॉर्म करें, वरना उनको डैमेज पे करें। अगला स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स। स्ट्राइक्स आपको पता है हड़तालों को कहते हैं जो फैक्ट्री में मजदूर करते हैं, और लॉकआउट कहते हैं जो कि एम्प्लॉयर खुद से कभी कभी फैक्ट्री परफॉर्म बंद कर दे। ये दोनों चीजें मैनेजेबल होती हैं, ठीक है, यूनियंस होती हैं, यूनियन से बात होती है, नेगोशिएशन होके दोनों चीजें मैनेजेबल होती हैं, और दोनों चीजें, स्ट्राइक कहो या लॉकआउट कहो, दोनों चीजें आपको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं कराती। ये आपका अपना मसला है, आप खुद हल करें, मैनेज करें, यूनियन के साथ बैठें, लेबर के साथ बात करें, कुछ भी करें। किसी भी वजह से स्ट्राइक या लॉकआउट्स हो रहे हैं, वो तमाम चीजें आप दूर करें और अपने कॉन्ट्रैक्ट टाइमली परफॉर्म करें। ये कभी भी आपको कॉन्ट्रैक्ट से डिस्चार्ज नहीं कराएंगे, ठीक है, किसी भी सूरत आपको कॉन्ट्रैक्ट से ये डिस्चार्ज नहीं करा सकते, ये कॉन्ट्रैक्ट आपने परफॉर्म करना होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट है
फेलियर ऑफ वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। देखिए जी, अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऑब्जेक्ट दो थे या एक से ज्यादा थे और कोई एक उसमें से फेल हो जाता है तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, आपने पिकनिक पे जाना है, आपने गाड़ी वाले से बात करी, आपने कहा यार हमें पिकनिक पे जाना है, ठीक है, और वापसी में हम खाना खाएंगे, एक होटल पे रुक के हमें खाना खाना है, ठीक है, आपने होटल का नाम हम भी बता दिया, उसको सारी चीजें कर दी। वाटर पार्क जाना है और आपने होटल में रुक के वापसी में खाना खाते हुए घर आना है। ये आपके दो ऑब्जेक्ट हो गए, एक तो आपने वाटर पार्क भी जाना है और दूसरा आपने खाना खाते हुए आना है। आप यहां से निकले, जब आप वाटर पार्क पहुंचे तो वो अंडर मेंटेनेंस था, वो बंद था, तो आप वाटर पार्क नहीं जा सके, लेकिन वापसी में होटल खुला हुआ था, होटल पे खाना खाने आप आ गए। यहाँ पे हुआ क्या कि ये एक ऑब्जेक्ट आपका फेल हुआ है, तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि भाई ये जो है मैं पेमेंट नहीं करूंगा दोनों चीजों की। क्यों? क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट फेल हो गया। नहीं, ये भी केसेस सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आते। ठीक है, यहाँ पे एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट अटैच थे, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट फेल हो गया लेकिन बाकी सारे ओपन थे, तो आप वो चीज करते, तो ये भी कभी भी सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आते। तो यहाँ पे आके ये चीज हमारी एंड हो जाती है कि वो केसेस भी हमने पढ़े जो सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आ रहे हैं, और वो केसेस भी हमने पढ़े जो सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में नहीं आ रहे हैं। ठीक है, ये दोनों केसेस हमने पढ़ लिए। अब डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम है चौथा पॉइंट। द लिमिटेशन एक्ट लेज डाउन दैट इन केस ऑफ अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लीगल एक्शन शुड बी टेकन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम called the period of limitation, otherwise the promisee is debarred from instituting a suit in a court of law and the court contract stands discharged. Thus, in a certain circumstance, the lapse of time may also discharge a contract. For example, the period of limitation of 3 years under the limitation. Therefore, on default by a debtor, if the creditor does not file the suit for recovery against him within 3 years of default, the debt becomes time barred on the expiry of 3 years and the creditor will be deprived of his remedy at law. This, in fact, implies discharge of contract. Again, where time is the essence of contract, if the contract is not performed at the fixed time, the contract comes to an end and the party not at fault need not perform his obligation and may sue the other party for damage. देखिए, काम की बात इसमें यही है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर उसमें सामने वाला परफॉर्म नहीं करता तो आपने विद इन टाइम, जो कि लिमिटेशन एक्ट ने बताया है, सूट फाइल करना होता है। अगर आप विद इन टाइम एज पर द लिमिटेशन एक्ट सूट फाइल नहीं करते, जैसे कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का उन्होंने 3 साल टाइम रखा हुआ है और सामने वाली पार्टी आपको डिफॉल्ट करके पैसे नहीं दे रही, तो आप 3 साल के अंदर अंदर सूट फाइल कर दें। अगर आप सूट फाइल नहीं करते तो ऑटोमेटिकली वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा बाय लैप्स ऑफ टाइम, क्योंकि आपने सूट फाइल करने का वक्त खो दिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज हो जाएगा बाय लैप्स ऑफ टाइम। फिर नेक्स्ट आपके पास है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। लॉ के तहत ऑटोमेटिकली केस का डिस्चार्ज होना। ठीक है जी, पहली बात तो डेथ है। अगर कोई भी पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था तो आपको पता है डेथ होती ही वो डिस्चार्ज हो जाता है, पर्सनल नेचर। इम्पर्सनल नेचर थी तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव परफॉर्म करता है, लेकिन अगर कोई पर्सनल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट था तो वो डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ हो जाएगा। ठीक है, लॉ के तहत डिस्चार्ज हो गया बंदा। नेक्स्ट, इंसॉल्वेंसी। जिस शख्स से आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो डिस्चार्ज हो जाएगा ऑटोमेटिकली बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत। ठीक है जी। थर्ड है आपके पास मर्जर। मर्जर क्या होता है? वेयर एन इंफीरियर राइट कॉन्ट्रैक्ट मर्जेस इनटू अ सुपीरियर राइट कॉन्ट्रैक्ट, द फॉर्मर टेंड्स डिस्चार्ज ऑटोमेटिकली। जैसे कि कोई इंफीरियर राइट था, अगर वो सुपीरियर राइट में कन्वर्ट हो जाए तो पुराना वाला जो इंफीरियर राइट वाला कॉन्ट्रैक्ट था वो ऑटोमेटिकली डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे कि आप मुझे एक बात बताएं, आपके पास एक टीचर है, वो पार्ट टाइम विजिटिंग फैकल्टी में आपके पास पार्ट टाइम पढ़ाता है, ये इंफीरियर राइट है। अगर आप उसको ऑफर करेंगे यार तुम पार्ट टाइम नहीं, तुम मेरे पास फुल टाइम टीचर आ जाओ, ये हुआ सुपीरियर राइट। ठीक है,
और ये सुपीरियर राइट जो है ये इंफीरियर राइट को डिस्चार्ज कर देता है। ठीक है, ये सुपीरियर राइट जो है ये इंफीरियर राइट को डिस्चार्ज कर देता है और अब वो इंफीरियर वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है, वो डिस्चार्ज हो गया। तो ये है मर्जर। अनऑथराइज मटेरियल ऑल्टरेशन, अगर कॉन्ट्रैक्ट में आप देखें, एक होती है ऑथराइज मटेरियल ऑल्टरेशन जो आपको अथॉरिटी दी हुई थी, एक होती है अनऑथराइज के आपने खुद से कोई भी मटेरियल ऑल्टरेशन कर दी। आपको याद होगा ये हमने ऑल्टरेशन में पढ़ा भी था कि अगर दोनों पार्टी के कॉन्सेंट से ऑल्टरेशन हो रही हो तो वो तो ठीक है, ऑल्टरेशन के तहत म्यूचुअल कॉन्सेंट से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होगा। लेकिन एक पार्टी खुद से कोई ऑल्टरेशन कर रही है दूसरे के कॉन्सेंट के बिना, तो वो चीज कहलाती है अनऑथराइज मटेरियल ऑल्टरेशन, और वो भी कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर देती है। किसके तहत? डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ के तहत, हाँ डिस्चार्ज कर देती। लेकिन अगर कोई पैसे वगैरह उधार दिए हुए तो क्रेडिटर जो है वो पैसे क्लेम करेगा अपना रिफंड वगैरह। एक क्वेश्चन है, मर्जर समझ नहीं आया। देखो मर्जर क्या होता है कि एक हमारे पास दो तरह के लोग राइट होते हैं ना, एक इंफीरियर राइट है, एक सुपीरियर राइट है। मुझे एक बात बताओ, एक शख्स तुम्हारे पास पार्ट टाइम पढ़ाता है, एक शख्स तुम्हारा पार्ट टाइम एम्प्लॉई है, मुश्किल से दिन में 2 घंटे आता है, और एक शख्स तुम्हारे पास 9 to 5 बैठता है। तो इसमें सुपीरियर राइट कौन सा है? जो 9 to 5 बैठ रहा है वो तुम्हारा परमानेंट एम्प्लॉई है। जैसे कि तुम अभी कहीं जॉब करते हो ना, तुम जॉब करते हो, तुम प्रोबेशन डेली वेजेस पे हो, तुम डेली वेजेस पे हो, डेली जाते हो, तुम्हें डेली के हिसाब से पैसे मिलते हैं। अगर उस कंपनी को तुम्हारी परफॉर्मेंस पसंद आ जाए और फिर वो तुम्हें बोले कि जनाब हम आपको परमानेंट कर रहे हैं, तो वो जो डेली वेजेस वाला कॉन्ट्रैक्ट था ना, फिर वो तुम परफॉर्म नहीं करोगे, वो डिस्चार्ज हो जाएगा और तुम परमानेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करोगे। उसी हिसाब से तुम्हें रिम्यूनरेशन मिलेगा। जैसे कि अगर तुम किसी कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर थे, ठीक है, असिस्टेंट मैनेजर के बाद वो तुम्हें प्रोमोट करके मैनेजर बना देते हैं, तो अब असिस्टेंट मैनेजर वाली जॉब तुम नहीं करोगे, अब तुम मैनेजर वाली करोगे। तो इंफीरियर राइट मर्ज हो गया सुपीरियर राइट के अंदर, और सुपीरियर राइट परफॉर्म होगा तो इंफीरियर वाला डिस्चार्ज हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखिए जब मैं आपको ऑल्टरेशन पढ़ा रहा था म्यूचुअल कॉन्सेंट में, तो वहां मैंने आपको एक बात बताई थी कि दोनों पार्टीज के कॉन्सेंट से अगर ऑल्टरेशन हो रही है तो ठीक है, डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल कॉन्सेंट में आएगा। लेकिन अगर कोई भी एक बंदा अपनी मर्जी से दूसरे की मर्जी जाने बिना ऑल्टरेशन कर रहा है, दूसरे की मर्जी के बिना कर रहा है, उसको बिना बताए कर रहा है, तो वो चीज कहलाती है अनऑथराइज्ड मटेरियल ऑल्टरेशन, और वो चीज डिस्चार्ज कर देती है कॉन्ट्रैक्ट को बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे डिस्चार्ज हो जाएगा। अगर पैसे की लेन देन थी वो अलग बात है कि उसके लिए क्रेडिटर सूट फाइल करेगा उसके ऊपर, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने के, जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिटर ने कोई आपको एडवांस दे दिया था, आपने मटेरियल ऑल्टरेशन करी, तो ठीक है, मटेरियल ऑल्टरेशन के तहत वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया, लेकिन वो जो उसने एडवांस आपको दिया है वो आप पे सूट फाइल करके वो वापस लेगा। नेक्स्ट है आपके पास, और लास्ट भी है हमारा, डिस्चार्ज बाय ब्रिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रिज कहते हैं तोड़ने को। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट आप तोड़ भी दें तो भी वो डिस्चार्ज ही हो गया ना, परफॉर्म तो नहीं करेंगे आप। आपने किसी को कहा मैं आपको पैसे दूंगा, आप मुझे कार्ड डिलीवर करना, आपने पैसे दिए, वो कार्ड नहीं दे रहा, इसका मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो गया। सूट फाइल करना एक अलग चीज है, कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी डिस्चार्ज हो गया। ठीक है, सूट फाइल करना एक अलग चीज है कि आप उसको इन्फोर्स कराएं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट उसने तोड़ा है, और जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज कर देता है। अपनी तरफ से तो तोड़ दिया ना कि भाई मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, जब उसने खुद कह दिया मैं परफॉर्म नहीं कर रहा, तो इसका मतलब वो डिस्चार्ज कर रहा है खुद से। तो दो तरह के ब्रिज होते हैं हमारे पास, एक एंटिसिपेटरी होता है, एक होता है आपके पास एक्सप्रेस बाय वर्ड और स्पोकन। ठीक है, एंटिसिपेटरी होता है, सॉरी, एक एक्चुअल होता है। पहले हम एक्चुअल देख लेते हैं। देखिए जी, एक्चुअल ब्रिज क्या होता है कि जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होना था उस दिन अगले ने मना कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक जगह ऑर्डर की कुछ गुड्स, जब वो गुड्स लेकर आया आपने उसको मना कर दिया, यार मैं नहीं ले रहा, मैं नहीं खरीद रहा तुमसे ये चीजें। ये क्या है? एक्चुअल ब्रिज। आपने कर दिया पहले से उसको ना, जो भी डेट आप दोनों के बीच फिक्स हुई थी, आपने उस पर अपने हिस्से की परफॉर्मेंस नहीं करी, या आपने एक्चुअल ब्रिज करा है। ठीक है, एंटिसिपेटरी ब्रिज क्या है? क्या आप पहले से ही ब्रिज कर रहे हैं,
एंटीसिपेटरी ब्रिज जो है वो भी आपके पास, an anticipated breach of contract is a breach of contract occurring before the time fixed of a performance has arrived. एंटीसिपेटरी ब्रिज क्या होता है कि जो भी परफॉर्मेंस का टाइम फिक्स्ड हुआ है आप उससे पहले पहले कोई ब्रिज कर दें तो वो परफॉर्मेंस डे के दिन आपने ब्रिज करा, एंटीसिपेटरी क्या है कि उससे पहले आपने ब्रिज करा परफॉर्मेंस डे से। दो तरह का होता है, एक तो है भाई कि आपने एक्सप्रेसली बताया, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं तुम्हें 10 जैन 2020 को एक क्वेश्चन देख लेता हूं पहले। देखिए एक्चुअल ब्रिज वो है कि जो परफॉर्मेंस डेट थी उस पर आपने ब्रिज करा, जो भी डेट डिसाइड हुई थी आपने उस दिन कहा मैं ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा। एंटीसिपेटरी है कि उस डेट से पहले पहले आपने ब्रिज कर दिया। अब एंटीसिपेटरी ब्रिज दो तरह का होता है, एक एक्सप्रेसली बाय वर्ड्स होता है, एक इम्प्लाइड होता है। ठीक है जी, ए ने बी को 10 जन 2020 को एक कॉन्ट्रैक्ट करा, ए ने बी को 10 जन 2020 को एक कॉन्ट्रैक्ट करा कि मैं आपको 30 जून 2020 को अपना हॉर्स सेल आउट करूंगा और डिलीवर करूंगा। ठीक है, लेकिन 31 मई को देखिए ब्रिज होगा तो ब्रिज के अगेंस्ट में सूट फाइल होगा, वो अलग बात है। अभी हम डिस्चार्ज पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज 10 जन को कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि 30 जून को वो उन्हें हॉर्स डिलीवर करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर 31 मई को ए जाके बोलते हैं कि भाई मैं जो है वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता, मैं तुम्हें हॉर्स नहीं दूंगा, तो ये बेसिकली एंटिसिपेटरी ब्रिज बाय एक्सप्रेस ऑफ वर्ड्स हुआ। एक्सप्रेसिवली उन्होंने बताया कि मैं जो है आपको हॉर्स डिलीवर्ड नहीं करूंगा। इंप्लाइड क्या होगा? इंप्लाइड ये है कि ए ने बी से 10 जन को एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं आपको 30 जून 2020 को हॉर्स डिलीवर करूंगा, अपना एक हॉर्स देख के सब कुछ हो गया। 31 मई को जाके अगर वो हॉर्स मिस्टर सी को डिलीवर्ड कर दें तो इसका मतलब क्या है? ये इंप्लाइड ब्रिज हो गया। ये इंप्लाइड ब्रिज हो गया क्योंकि आप वो हॉर्स तो बिक चुका है, तो 30 जून को तो वो नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो ये एक इंप्लाइड ब्रिज हो गया। कि उन्होंने एक ऐसा एक्शन, फॉर एग्जाम्पल ए ने बी से शादी का वादा करा कि हम फला दिन शादी करेंगे, और उससे पहले वो सी से शादी कर लेते हैं, तो इसका मतलब क्या है? इंप्लाइड ब्रिज कर दिया ना, बताया नहीं लेकिन कर दिया, तो ये भी ब्रिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया। यही लिखा है इम्प्लाइडली। अच्छा, इसमें एक चीज याद रखिएगा, यहां पे आए हैं आप, ये लाइन में देखें, ये जो है ना ये बहुत काम लीजिए। The doctrine of anticipatory bridge does not apply to a contract for the payment of debt. अब एंटीसिपेटरी ब्रिज का जो डॉक्ट्रीन है, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था ना कि उन्होंने हॉर्स जो है वो पहले ही जाके 31 मई को सेल आउट कर दिया किसी और को, तो फौरन से जो है वो बी सूट फाइल कर देंगे कि भाई ये तो इसने मुझसे वादा करा था, ये इसने किसी और को कैसे सेल करा। वो 30 जून का वेट नहीं करेंगे, वो फौरन से सूट फाइल कर देंगे क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी ब्रिज हो चुका है एंटिसिपेशन में। ठीक है, लेकिन अगर पेमेंट ऑफ डेट की बात है तो वहां पे एंटिसिपेटरी ब्रिज अप्लाई नहीं होता। ठीक है, ये देखें, दस इफ ए बोरोज 5000 फ्रॉम बी एंड साइंस अ प्रोमिसरी नोट एज एविडेंस ऑफ द डेट। प्रोमिसरी नोट मतलब वादा साइन किया है ना। अभी के लिए ये सुन लें, आगे हम इसको डिटेल में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखें ए ने बी से क्या कहा, 5000 रुपए उधार लिए और एक प्रोमिसरी नोट साइन किया कि मैं तुम्हें 6 महीने बाद आज की डेट से ये पैसे दूंगा। लेकिन and if A notifies B 2 months before the due date that he will not pay the note, A's renunciation will not entitle B to sue immediately. B must wait until the note is due, and if A then refuses to pay, B file a suit. कह रहे कि एंटीसिपेटरी ब्रिज एक्सप्रेस हो या इम्प्लाइड हो, दोनों सूरतों के अंदर आप फौरन से सूट फाइल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन
अगर वो पेमेंट ऑफ डेट के हवाले से, तो फिर आप फौरन से सूट फाइल नहीं कर सकते, आपको ड्यू डेट का इंतजार करना है। ठीक है, जैसे कि उन्होंने कहा ना कि ए ने बी से 5,000 रुपए लिए और कहा मैं 6 महीने बाद दूंगा, लेकिन ए ने 2 महीने बाद बी को बता दिया कि यार मैं तुम्हें पैसे नहीं दे पाऊंगा 6 महीने बाद, तो यहाँ पे बी जो है वो फौरन ए पे सूट फाइल नहीं कर सकते, उन्हें पूरे 6 महीने इंतजार करना पड़ेगा और 6 महीने बाद वो उनके ऊपर सूट फाइल करेंगे। Section 39 of the Contract Act deals with anticipatory breach of contract and provide as follows: when a party to a contract has refused to perform or disable himself from performing his promise is entirety, the promisee may put an end at the contract unless he has signed by words or conduct his acquiescences in its continuance। ठीक है जनाब, वही बातें लिखी हुई हैं कि जब भी एंटीसिपेटरी ब्रीच आप करें, आप फौरन से आगे सूट वगैरह फाइल कर दें, लेकिन अगर पैसे की सूरत में एंटीसिपेटरी ब्रीच हो रहा है तो आप फौरन सूट फाइल नहीं कर सकते, आपने ड्यू डेट का वेट करना पड़ेगा। इफेक्ट्स को देख लेते हैं। एंटीसिपेटरी ब्रीच के इफेक्ट क्या होते हैं? व्हेन देयर इज एन एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट द प्रोमिस इज एक्सक्यूज्ड फ्रॉम परफॉर्मेंस और फ्रॉम फर्दर परफॉर्मेंस। पहली बात तो जब भी एंटीसिपेटरी ब्रीच होगा, फॉर एग्जांपल उन्होंने आपको 10 जन को कहा था कि मैं 30 जून को आपको हॉर्स डिलीवर करूंगा, और वो उससे पहले 31 मई को सी को सेल कर देते हैं या आपको बता देते हैं मैं सेल नहीं करूंगा, एंटीसिपेटरी ब्रीच करते हैं, तो अब पहली बात तो ये हो गई कि अब आपको भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, मतलब आप उन्हें पैसे नहीं देंगे। मजीद इसके साथ लॉ आपको क्या क्या ऑप्शंस देता है ये देखें। He may either treat the contract as rescinded and sue the other party for damages for breach of contract immediately without waiting until the due date of performance। पहली बात, आप फौरन से कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करें और अगले पे सूट फाइल करें कि तुमने ब्रिज किया, या ड्यू डेट का वेट करें। दोनों चीजें कर सकते हैं, आप ड्यू डेट पे भी सूट फाइल कर सकते हैं, आप इमीडिएटली भी सूट फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन थी पैसों की। एंटीसिपेटरी ब्रिज पैसों में नहीं होता, पेमेंट ऑफ डेट में। ठीक है जी। दूसरा, he may elect not to rescind but to treat the contract as still operative and wait for the time of performance and then hold the other party responsible for the consequences of non-performance, but in that case he will keep the contract alive for the benefit of the other party as well as his own, and the guilty party, if he so decides or reconsideration, may still perform his part of the contract and can also take advantage of any supervening impossibility। देखें जी, दूसरा ऑप्शन क्या है कि वो करें कि नहीं जी मैं कॉन्ट्रैक्ट को रिसेंड नहीं कर रहा, मैं इसको ऑपरेट रखूंगा और मैं ड्यू डेट पे परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो ड्यू डेट पे आप पे सूट फाइल करूंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी से एक वादा किया था, ये समझिएगा बड़े गौर से, कि हम आपको 30 जून को 2020 को 10 बैग्स ऑफ शुगर डिलीवर करेंगे। ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट कब है? 1 जनवरी को। लेकिन तकरीबन 31 मार्च को ए ने उन्हें बता दिया कि भाई मैं आपको ड्यू डेट पे शुगर डिलीवर नहीं कर सकता। अब बी के पास, एक तो बी पैसे नहीं देंगे, दूसरा इनके पास 2 ऑप्शन थे, ये फौरन से उन पे सूट फाइल करते और डैमेज क्लेम कर लेते। दूसरा ऑप्शन ये था कि ठीक है ये कॉन्ट्रैक्ट को ऑपरेटिव रखते और कहते कि ड्यू डेट पे ही हम सूट फाइल करेंगे। He may elect to not to rescind but to treat the contract as still operative and wait for the time of performance। ठीक है, लेकिन देखें इसमें मसला क्या है, फौरन से करें आप तो फायदा है, अगर आप ड्यू डेट का वेट करते हैं तो आपका नुकसान भी हो सकता है और कॉन्ट्रैक्ट दूसरी पार्टी के बेनिफिट में भी जा सकता है। लेकिन जी उसने आपको नोटिफाई करा, आपने सूट फाइल नहीं करा मार्च में, आपने कहा मैं तो 30 जून को ही सूट फाइल करूंगा। यहां पे नुकसान ये है, दूसरी पार्टी का फायदा ये और आपका नुकसान ये कि हो सकता है 31 मार्च से 30 जून के बीच में अगर गवर्नमेंट की कोई रेगुलेशन आ गई शुगर के हवाले से कि उसकी प्राइवेट ट्रेड बैंड हो गई है, तो अब ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में डिस्चार्ज नहीं होगा, अब ये चला जाएगा सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी में और अब आपको कोई भी डैमेज नहीं मिलेगा।
क्योंकि आपने कॉन्ट्रैक्ट को अलाइव रखा, आपने कहा जी मैं परफॉर्मेंस की ड्यू डेट का वेट करूंगा, लॉ ने कहा ठीक है कर लें। लेकिन लकीली ऐसा हुआ कि एक रेगुलेशन आई जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट बेनिफिट में चला गया किसके, गिल्टी पार्टी के, जो गिल्टी थी, और अब ये सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में आ रहा है, अब तो ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। यहीं तक रखते हैं क्लास को, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लें, और इसके साथ आपका ये चैप्टर एंड हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर होगा हमारा अगली कल से, पूछना है तो पूछ लें। तकरीबन 6-7 मिनट है, फिर हम ऑफ करते हैं क्लास। एक क्वेश्चन है सर, डॉक्ट्रिन वाला पैराग्राफ कोई मसला नहीं है, अगर बुक में नहीं है तो इसमें है ना, इससे पढ़ लो। जी, सुपर विनिंग में कभी भी डैमेजेस क्लेम नहीं होंगे, क्योंकि वो तो कॉन्ट्रैक्ट ही वाइड हो गई है ना। हाँ, मैं लास्ट वाली बात दोबारा समझा देता हूँ, वो शायद आपकी समझ में ना आई हो। इफेक्ट्स ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच, देखिए जब भी इफेक्ट्स ऑफ एंटिसिपेटरी ब्रीच होगा तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। पहली, अगले ने डैमेज, आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर रहा, पहले से बता दिया, आप उस पर फौरन से सूट फाइल कर दो, एक्सेप्ट मनी केस, पेमेंट ऑफ डेट, उसमें हमने पढ़ लिया एक्सेप्शन में कि उसमें तो आपने ड्यू डेट का वेट करना है। ठीक है, अगले ने आपको बोल दिया पहले से मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करूंगा, आप फौरन से सूट फाइल कर सकते हैं, एक तो ऑप्शन ही है। दूसरा क्या है, आप नॉन परफॉर्मेंस का वेट कर लें, आप ड्यू डेट का वेट कर लें। अब अगर आप ड्यू डेट का वेट करते हैं तो एक चीज और भी हो सकती है, ये भी हो सकता है जैसे कि हमारे केस में हुआ कि ए ने बी से 10 जन को कहा था कि मैं तुम्हें 30 जून को 10 बैग्स ऑफ शुगर डिलीवर करूंगा, लेकिन उसने 31 मार्च को इन्फॉर्म कर दिया कि भाई मैं शुगर डिलीवर नहीं करूंगा। अब बी चाहते तो उसी वक्त सूट फाइल करते और डैमेज क्लेम कर देते। बी ने कहा नहीं जी मैं वेट करूंगा 30 जून को, 30 जून को फाइल करूंगा। बी ने ठीक किया अपने हिसाब से, लेकिन ये चीज कभी कभी गिल्टी पार्टी के बेनिफिट में चली जाती है, जैसे कि हमारे केस में गई कि 1 जून को गवर्नमेंट नोटिफिकेशन आ गया कि शुगर की प्राइवेट ट्रेड बैंड हो गई। जब ये सीन हुआ तो इसका मतलब है अब ये केस चला गया सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी में, और अब ये पहले ये डिस्चार्ज हो रहा था, अगर वो सूट फाइल कर देते तो ये डिस्चार्ज होता किसके तहत, ये डिस्चार्ज हो जाता ब्रीच ऑफ ड्यूटी के तहत, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के तहत, लेकिन अब ये डिस्चार्ज होगा सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी के तहत, और फिर ये फाइल, सूट वगैरह फाइल इसमें नहीं होगा और ना ही आपको कोई डैमेज मिलेगा। एक्चुअल ब्रीच ये होता है कि जो आपकी डेट होती है, फॉर एग्जाम्पल जो डेट थी आपने फिक्स करी थी कि इस डेट को मैं आपको कार डिलीवर करूंगा, उस डेट पे आके आप मना करें कि जनाब मैं कार डिलीवर नहीं कर सकता, तो ये एक्चुअल ब्रीच होता है। बिफोर ड्यू डेट एंटिसिपेटरी होता है, ऑन ड्यू डेट एक्चुअल होता है। चलें जी, यहीं तक रखते हैं, अपनी क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।